नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने चुन्नीगंज और नयागंज के बीच कानपुर मेट्रो के नए कॉरिडोर को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही पीएम ने 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा है। कहा कि हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से मैं सेना के इस शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। कानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को जिस भाषा में वो समझते हैं उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत की शक्ति और समृद्धि को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एयर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। बहनों और भाइयों, भारत की न्यू डिफेंस पॉलिसी, जिसके अंतर्गत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया, यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को 2 साल 8 महीनों के बाद इंसाफ मिल ही गया है। जी हां, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्यारा करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अंकिता की सितंबर 2022 में हत्या कर दी गई थी। अंकिता पौड़ी जिले के यमकेश्वर में स्थित वनांतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने 2 कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता की हत्या की और फिर ऋषिकेश के चिला नहर में अंकिता को धक्का दे दिया था, जिसके बाद अंकिता की मौत हो गई थी। एसआईटी ने पुलकित, सौरभ और अंकित के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने कुल 97 गवाहों की सूची कोर्ट को सौंपी, जिसमें से 47 गवाहों को मुख्य सुनवाई में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सभी तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुना दी। साथ ही तीनों को 50,000 रुपए जुर्माना लगाते हुए परिजनों का 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इसी के साथ उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को आखिरकार आज इंसाफ मिल ही गया। 18 सितंबर 2022 वो तारीख जब उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या कर इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना ने उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, और आज 2 साल 8 महीने के बाद वो दिन आ ही गया जब हत्यारों को अदालत ने सजा सुना दी।
हत्या को अंजाम देने से लेकर सजा मिलने तक की पूरी खबर देखिए पल्स 24 न्यूज पर। हत्या क्योंकि एक निश्चित हत्याकांड था ये। मैं जजमेंट के बारे में इसलिए नहीं कहूँगा, एक न्यायिक जजमेंट है और जो भी जजमेंट आएगा मुझे ऐसा लगता है कि जनता और जो अभियोजकों ने जो तैयारी की है सार्थक ही, मुझे लगता है सार्थक ही निर्णय आएगा। किंतु निर्णय के बारे में बोलना मेरी अभी अतिशयोक्ति होगी क्योंकि एक न्यायिक निर्णय है और न्यायिक निर्णय के बारे में मैं कोई अभिव्यक्ति नहीं देना चाहूँगा। प्रोसिक्यूशन ने अपना पक्ष पूरी तरह से रख दिया कोर्ट आगे। अभियोजन की तरफ से बहुत ही अच्छा पक्ष रखा गया और जो एविडेंस हुई है उस एविडेंस के आधार पर मैं ये बता सकता हूँ कि जो भी परिणाम आएंगे सार्थक ही। ठीक है। मेरी बेटी तो उच्च न्यायालय ठीक। और आज जो है कि स्थिति यह है कि तीनों अपराधी जेल के अंदर हैं, नहीं तो ये तो कब की जेल से बाहर छूट जाते। तो अच्छा, प्रदेश की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, मुझे अपने उत्तराखंड की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर इनको फांसी की सज़ा नहीं होगी तो फिर आपको दोबारा बिल्कुल धरने प्रदर्शन करने ही होंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे निर्दोष लड़के को मारा है, इसलिए इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ठीक है। सौरभ भास्कर उत्तर आरी में 302, 201, 304, 354D और अनैतिक व्यापार अधिनियम था और सौरभ भास्कर पर 302, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। अंकित पर 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। इसमें जो जांच अधिकारी थे वो राजेंद्र सिंह कुलिया थे, SIT के जो जांच अधिकारी थे और जिनके द्वारा 2000 पन्नों से चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की गई थी। और इसमें जो सरकार की तरफ से डिप्यूट जो थे वो अभियोजन अधिकारी अवनीश नेगी, तो साथ साथ उनके साथ राजीव डोभाल और ज्येष्ठ प्रोविजन अधिकारी गोविंद सिंह नेगी। और इसमें ये जो चार्जशीट जो पेश हुई थी, जो पहला रिमांड पेश हुआ था 21 सितंबर 2023 को पहला रिमांड पेश किया गया था भावना पांडे की अदालत में। और ये इसकी कार्रवाई मुझे हाईकोर्ट से भी इसमें आदेश थे कि इसमें जल्दी से जल्द सुनवाई हो और अपर जिला सत्र न्यायाधीश हीरा नेगी द्वारा इसमें हर हफ्ते की डेट लगाई जाती थी। और क्योंकि ये इस हत्याकांड की निगाहें पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी थी, क्योंकि एक जघन्य हत्याकांड था। और इस तरह के जो घटनाएं जब घटित होती हैं इसका समाज में भी सीधा संदेश जाता है। और जो न्यायालय ने फैसला किया, मुझे लगा पूरे उत्तराखंड की जनता को और पूरे भारतवर्ष की जनता को की बेटियों को इसमें न्याय मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसमें इसी तरह की पैरवी की जाएगी। सजा क्या हुई सर? अंकिता भंडारी की फादर और मदर वो खुश हैं क्योंकि वो कह रहे हैं फांसी की सजा चाहिए। देखो, फांसी की जो सजा का प्रोविजन है वो जगत हत्याकांड में, ये भी जगत हत्याकांड था, किंतु आजीवन कारावास से टिल ऑफ डेथ ये होता है। और इसमें जो अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने जो सजा सुनाई है वो कठोर आजीवन कारावास की सुनाई था। उसका मतलब ही यही होता है तीनों को ना सर? तीनों को सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य और पुलकित को अंकित को तीनों को ही उनको द्वारा सजा सुनाई है और तीनों ही सजा साथ साथ चलेंगी। और मुझे लगता है कि ये एक न्याय की जीत है। और जुर्माना कंपनसेशन दिया गया। कंपनसेशन किया, अब देखते हैं कि अभी जजमेंट में क्या है। 50-50 मसूरी में ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2023 को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। बता दें कि मसूरी को स्मोकिंग फ्री टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित किया जा चुका है, जिसको धरातल पर उतारने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्य कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर व्यापार मंडल द्वारा स्मोकिंग को लेकर जागरूकता एक शिविर लगाया गया जिसमें कई अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए हैं। दुकानदारों को भी यहाँ पर अवेयर किया गया कि प्रतिबंधित सिगरेट ना बेचे। तो उसको लेकर अब किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं?
बिल्कुल आपका कहना ठीक है। आज यहाँ पे जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के साथ मसूरी ट्रेडर्स एंड डीलर्स के संयुक्त एक जागरूकता अभियान यहाँ पे चलाया गया, जिसमें जिला सलाहकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से आए हैं और भी एनजीओ के भी कुछ लोग आए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर्स भी यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने जो है यहाँ पे अपनी राय इसके बारे में विस्तार से दुकानदारों को बताया कि किस तरीके से उन्हें सिगरेट बेचनी है, उनको जो है कौन सी सिगरेट बेचना अलाउड है, कौन सा नहीं अलाउड है, और किस तरीके से उन्हें अपना व्यापार करना है, और किस तरीके से आगे जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं जो खुले में सिगरेट पीते हैं उनको भी हमको जागरूक करना है। तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा हुई और एक जागरूकता शिविर यहाँ पे चलाया गया, और जिसमें हमारे दुकानदारों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हमें पूरा सहयोग जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से मिला है, और हम आगे जिस तरीके से हमें नियम कानून बताए गए हैं सभी हमारे दुकानदार उसको आगे से फॉलो करेंगे। दंडात्मक कार्रवाई की बात अब हो रही है, तो क्या मानते हैं अगले 15 दिनों में अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करते हुए पाया गया तो कार्रवाई होगी? बिल्कुल उनका कहना ठीक है कि देखिए अगर कोई गलत काम करता है तो देखिए उस पर दंडात्मक कार्रवाई होती है, और हमारे दुकानदारों ने सभी ने अभी बोला है कि वो जिस तरह की भी नियमावली हमें दी जाएगी हम उसको फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ यदि कोई पर्यटक और जो भी सड़कों पे सिगरेट पीते हैं, क्योंकि मसूरी स्मोक फ्री सिटी है, तो यदि ऐसे में उनके ऊपर दंड में कार्रवाई होती है तो ठीक है, जो गलत करेगा तो बिल्कुल हमने उनसे आग्रह किया है, हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से आग्रह किया है कि जगह जगह पे वो अपने साइनेजेस लगाएं जिसमें लिखें कि मसूरी जो है स्मोक फ्री सिटी है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक, क्योंकि देखिए पर्यटक नगरी है, यहाँ पे हर दिन नया पर्यटक आता है, तो उसे पता होना चाहिए कि कहाँ पे उसे स्मोकिंग करनी है, कहाँ पे नहीं करना है। तो इसके लिए जागरूकता की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम देखेंगे भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता इसके ऊपर लाई जाए। अर्चना उनियाल। अर्चना जी, क्या कहना चाहिए आज यहाँ पर जागरूकता एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, किस तरीके से? देखिए, जैसे कि आपकी जानकारी में कि मसूरी जो धूम्रपान मुक्त शहर है, तो इसी उसमें हम थोड़ा सा व्यापारियों को जानकारी दे रहे थे, जो नए अभी हम लोग को शासनादेश आए या हुक्का के संबंध में, ई सिगरेट के संबंध में, या जो पुराना कोटपा अधिनियम 2013 है उसके बारे में हम उनको जानकारी दे रहे थे। किस तरीके की जानकारी? क्योंकि जैसे आपने बताया कि मसूरी को नो स्मोकिंग जोन किया गया, परंतु धरातल पर तो नजर नहीं आ रहा। सर, धरातल में ऐसे नहीं, कुछ गतिविधियां हो सकती है कि जिनको, क्योंकि पर्यटक स्थल है, लेकिन लोकल लेवल पे हम लोगों को इसमें बहुत सहयोग मिलता है। पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है इसमें, उसकी रिपोर्ट भी हमें मिलती रहती है, और व्यापारी लोग जो हैं वो भी जागरूक हैं। पर्यटक स्थल होने में थोड़ा बहुत इसमें दिक्कतें आ सकती है, तो हमने उनको बताया कि जैसे बिना पिक्टोरियल वाली सिगरेट ना बेचें, और अगर कोई सिगरेट बेच रहा है तो 100 गज के दायरे से दूर दुकान होनी चाहिए किसी शैक्षणिक संस्थान के। दूसरा इसमें है कि आप अगर तंबाकू विक्रेता है तो जो चेतावनी वाला बोर्ड है वो आप प्रदर्शित जरूर करेंगे। और क्या क्या नियम है, किस तरीके की दंडात्मक कार्रवाई आप लोग करने जा रहे हैं? सर, अभी तो हमने इनको समझाया है कि आपको ये चीज़ें इस एक सप्ताह के भीतर इसको अपडेट करना है, जो कोटपा अधिनियम के तहत जो धाराएं हैं उसको अपडेट करना है। उसके बाद अगर ये नहीं होता तो पुलिस प्रशासन हमारे द्वारा इसमें चालान किया जाएगा। पर ग्राउंड पे किस तरीके से काम करेंगे? कई होटल हैं ऊपर में हुक्का पिला रहे हैं, आप कह रहे हैं हुक्का पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, सिगरेट प्रतिबंधित है, तो फिर ऐसे में कैसे ये नियम? देखिए सर, 5 तारीख को हमारी डीएम सर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक है। जो चीज़ें हम उनके सामने रखेंगे, किस तरह से इसमें रोक लगाई जा सकती है। दूसरा, पुलिस प्रशासन को सर इसकी जानकारी है, अभी वो किसी कार्यक्रम से लौटे थे, न तो उन्होंने भी इस बैठक में आना था, तो जैसे जो चालान कार्रवाई बढ़ाएंगे हम लोग अपनी, और पुलिस जो प्रशासन वो अपनी चालान की कार्रवाई बढ़ेगा, तो लोगों को जानकारी होगी। कुछ हम आईसी मटेरियल छपवा के लगवाएंगे मसूरी में कि ये धूम्रपान मुक्त शहर है, क्योंकि पहले भी छपवा के लगवाए थे लेकिन वो ख़राब हो गए हैं, तो दोबारा ये लगाएंगे। लोगों को जानकारी होगी तो सहयोग करेंगे। प्रतिबंधित सिगरेट भी यहाँ पर खुले में बिक रही है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? सर, उसमें हमने व्यापारियों को बता दिया है कि उन सिगरेटों को हटा दीजिए, अगर वो नहीं हटती हैं तो सर उसमें जब्ती का जो बनता है धारा 7 के अंतर्गत जो भी धारा उसमें लगेगी वो हम करेंगे। इसमें कोर्ट का भी प्रावधान? जी सर, धारा 7 और 5 में जो है कोर्ट का प्रावधान है। हजरत सैयद जिंदा शाह वली कामिल रहमतुल्लाह कटंगी जबलपुर का उर्स 26 से 28 मई तक बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। 26 तारीख को चादर पेश की गई और 27 व 28 तारीख को सारी रात कव्वाली हुई। सुबह 5 बजे देश की खुशहाली और शांति के लिए दुआएं मांगी गईं, प्रसाद वितरण किया गया। इसी के साथ उर्स का समापन हुआ। बड़का गांव के बादाम मोत्रा मुख्य मार्ग में बृहस्पतिवार को लगभग 11 बजे दिन में
एनटीपीसी बादम कॉल ब्लॉक के एसडीओ बीजीआर कंपनी के साइट ऑफिस में बीजीआर कंपनी के समर्थकों का जमावड़ा होना शुरू हुआ। इसकी सूचना मिलते ही गोंदलपुरी के ग्रामीण महिला पुरुष सैकड़ों की संख्या में साइट ऑफिस पहुंचकर विरोध करने लगे। तभी बादम और अंबाजीत गांव के सैकड़ों समर्थक विरोधियों से उलझ गए। स्थिति को तनावपूर्ण देखकर बड़का गांव पुलिस के हस्तक्षेप के बाद विरोधी और समर्थक को शांत कराया गया। वहीं स्थल पर देखने को मिला कि बादम अंबाजीत मोत्रा के ग्रामीण कंपनी के साथ खुलकर नजर आए। कंपनी के विरोध में सिर्फ गोंदलपुरा के ग्रामीण नजर आए। खबर ओडिशा से है, जहां ओडिशा झारखंड सीमा पर एक बार फिर माओ आतंकियों का साया मंडराने लगा है। सुंदरगढ़ जिले के बड़कांव गोदाम से झारखंड सीमा स्थित बांको खदान के लिए ले जाए जा रहे 4 टन विस्फोटक को अज्ञात हमलावरों ने लूट लिया है। मंगलवार की सुबह 10 बजे से शाम के बीच केबलांग थाना क्षेत्र में ये सनसनीखेज वारदात घटी, जिसने पूरे प्रशासन को हिला कर रख दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो यह घटना केवल लूट नहीं बल्कि माओवादी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। हाल के महीनों में झारखंड और छत्तीसगढ़ में चल रहे माओ विरोधी ऑपरेशन से माओवादी बौखलाए हुए हैं। उन्हें संभवतः पहले से जानकारी थी कि विस्फोटक बिना कड़ी सुरक्षा के भेजा जा रहा है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के दादूपुर गोविंदपुर गांव में शुक्रवार तड़के एक बार फिर भीषण आग ने कहर बरपा दिया। आग की चपेट में 7 कबाड़ गोदाम आ गए और जलकर राख हो गए। आबादी के बीच बने 7 कबाड़ गोदामों में लगी आग से लाखों का माल जलकर राख हो गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी के साथ प्रशासन की नाकामी फिर उजागर हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इन अवैध गोदामों को लेकर कई बार प्रशासन को शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी इन गोदामों में आग लग चुकी है, बावजूद इसके ना तो गोदाम बंद हुए ना ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जिससे प्रशासन की लापरवाही और तंत्र की संवेदनहीनता अब खुलकर सामने आ गई है। संभल में घर में शादी की खुशियों में ग्रहण लग गया। सुबह के समय घर में अचानक सिलेंडर फटने से भयंकर आग लग गई। भीषण अग्निकांड के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस हादसे में एक युवक झुलस गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग को बुझाने की कोशिश में सीओ अनुज चौधरी बाल बच गए। बताया जा रहा है कि सीओ अनुज चौधरी ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे में आग पर काबू पाया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचने और घटनास्थल का निरीक्षण किया और टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मामले की जानकारी देते हुए विनीत भटनागर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।